नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ कामचोर, जो कि 10वां पाठ है, जो कि एक हास्य प्रधान कहानी है तथा इस्मत चुगताई जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस्मत चुगताई जी का जन्म जो है वो 21 अगस्त 1915 में हुआ। उत्तर प्रदेश के बंदाऊ में हुआ। यह भारत से उर्दू की एक लेखिका थी। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सकुचाई और कुम्हलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानी व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान किया है। इन्हें गालिब सम्मान, जो कि 1984 में, तथा फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड 1975 में दिया गया। इनका निधन मुंबई में 24 अक्टूबर 1991 में 76 वर्ष की आयु में हो गया था। प्रस्तुत कहानी जो है वो लेखिका द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं तथा उसका क्या परिणाम निकलता है, यह सब इस कहानी में हास्य रूप में वर्णित है। देखो बच्चों, कई बड़े घरों में पैदा होने वाले बच्चे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित हो जाते हैं तथा कई बच्चे घर के किसी भी काम में सहयोग नहीं देते हैं। सारा दिन घर में खेलने, कूदने, सोने और खाने में लगे रहने के कारण अपने शरीर को बेढंगा सा बना लेते हैं। इस प्रकार घर में किसी काम में सहयोग ना देने के कारण जब कभी कोई काम उन्हें दिया जाता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, बस यही सब लेखिका ने पाठ में वर्णित किया है। तो चलिए पाठ पठन कार्य शुरू करेंगे, जिसका नाम है कामचोर। तो बच्चों, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल क्या होता है बेटा? दब्बू। कोई धक्का दे और सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह क्या होता है बेटा? जो कि वेतन कह सकते हैं या उसे पगार भी कहा जाता है। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी।
सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींके, सींके क्या होती है बेटा? तिलियां। सींके किसको बोलते हैं? तिलियों को। जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रखी थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं।
जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली किसे बोलते हैं, सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी यानी कि सब्जियां छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यह तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पांव से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। ये देखिए जी, ये हैं चाचा जी। तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया धोने वाली गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा रही थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां भाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंच गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चित कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, वैसे तो यह एक हास्य प्रधान कहानी है, किंतु यह हमें संदेश देती है कि बच्चों को बचपन से ही अपने छोटे छोटे कार्यों को खुद तरीके से करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वो अपने कार्यों के लिए
बड़ों पर कम से कम निर्भर हो तथा काम को बड़े सलीके से कर पाएं तथा बच्चों को घर के कार्य करते समय समझदारी भी दिखानी चाहिए। आशा है बच्चों आपको जो ये पाठ है पूरा वो समझ आया होगा और इसमें चुगताई जी क्या संदेश देना चाहती हैं वो भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।